हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप नागर। आज का टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि डेवलपमेंट तो हो परंतु सतत रूप से। सतत विकास एक प्रकार से पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्थाओं को संतुलित एकीकरण है, अर्थात संतुलित रूप से जिसका विकास हो, आने वाली पीढ़ियों को किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभावों से प्रभावित ना हो सके। जैसे कि विकास किस तरह से किया जा सकता है, इसके कुछ पहलू हैं, जैसे कि जैव विविधता, ओजोन परत का डिप्लेशन, ग्रीन हाउस प्रभाव और पर्यावरण और परिस्थिति के तंत्र में जो चलने वाला चक्र है, अर्थात एक दूसरे पर डिपेंडेंसी खत्म ना हो, अर्थात एक की संख्या दूसरे की संख्या से विपरीत तरीके से ना बढ़ पाए, जिससे हानिकारक प्रभावों का सामना करना पड़े। जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कारक है, अथवा एसिडिफिकेशन, सागरों का अम्लीकरण होना, जैसे कोरल प्रभाव, पर्यटन व्यवस्था पर आर्थिक हितों को देखकर इसे सस्टेनेबल नहीं कहा जा सकता। अर्थात पर्यावरणविदों, अर्थशास्त्रियों और सामाजिक, जो कि हमारे आर्ट एंड कल्चर के में शामिल है, इन सबको अगर एक मंच पर लाया जाए तो उसे सस्टेनेबल कहा जाता है। सतत विकास की संकल्पना का वास्तविक विकास 1987 में हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट, जिसे ब्रेटलेन रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद शुरू हुआ। ब्रेटलेन रिपोर्ट ने हमारे रहन सहन, शासन व्यवस्था और उन पर पुनर्विचार आवश्यकताओं पर जोर दिया, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है, और मानवता के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए पुरानी समस्याओं पर नए तरीके से विचार करने अथवा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय पर बल दिया। सतत विकास दरअसल बहुत जटिल प्रक्रिया है, जिसमें आर्थिक हितों, लोगों के हितों और पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। अगर सतत विकास के लाभों की बात की है तो आर्थिक समृद्धि का लाभ सभी नागरिकों को प्राप्त हो सकता है, सभी को, अर्थात सतत रूप से सभी में बराबर बढ़ सकता है। पर्यावरणीय संदर्भों में हानिकारक औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों या स्थलों को परिस्थिति के अनुकूल शहरी आवासीय परियोजनाओं में बदला जा सकता है, अथवा प्रगतिशील औद्योगिक प्रक्रियाओं से ऊर्जा दक्षता तथा प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है। नीति निर्माण प्रक्रियाओं में नागरिकों एवं अन्य भागीदारों को शामिल किया जा सकता है। एक उदाहरण से समझे, जो कि फसलों का अनुवांशिकरण बदलाव, मॉडिफिकेशन, जो कि विकासशील, विकसित और किसी भी प्रकार की बंदिशों से मुक्त है, अथवा भौगोलिक बॉर्डर, जैसे कि सीमा पार, यह एक दूसरे को जानकारी न देना, ये शामिल नहीं है, बल्कि जानकारी देना पर्यावरणीय हितों में, अर्थात पर्यावरणीय हितों के लिए आवश्यक है। और सतत विकास के आवश्यकताओं की बात करें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्यों आवश्यक है, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भरता यह परिस्थिति के तंत्र की बुनियादी ढांचा है, अथवा इसको दूसरे शब्दों में कहें तो यह मानव के अस्तित्व की बुनियादी शर्त है, जो कि पेड़ पौधों, पशु पक्षियों अथवा एक की संख्या से दूसरी संख्याओं पर निर्भरता, एक की से दूसरे पर निर्भरता आवश्यक है। और जलवायु परिवर्तन की माने तो यह कृषि पर निर्भरता को दर्शाता है। और उद्देश्य पहलुओं को समझे तो गरीबी निवारण, सतत आजीविका, पर्यावरणीय अनुकूल मानवीय गतिविधि, ऊर्जा दक्षता अर्थात प्राकृतिक ऊर्जा का सदुपयोग करना, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण, उत्पादन अवसरों का विकास करना, नवीनकरणीय संसाधनों पर निर्भरता को बढ़ावा देना। और सतत विकास के मूलभूत विचार, अर्थात इसे उद्देश्य भी कह सकते हैं, प्रस्तावना भी कह सकते हैं, जो कि नवीनीकरणीय, प्रतिस्थापन, आत्मनिर्भरता, अनुकूलशीलता और संस्थागत प्रतिबद्धता की बात करें तो इसके अंतर्गत वे सभी नीतियां, संवैधानिक प्रावधान और राजनीतिक इच्छा शक्ति, कानूनी रूपरेखा और वैधानिक संस्थाओं के बीच के आपसी समन्वय आते हैं। इसके बिना सतत विकास को वास्तविक रूप से संभव नहीं बनाया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा के माध्यम से भी लोगों में सतत विकास की जरूरत से संबंधित समझ विकसित की जा सकती है।
और सतत विकास के मानकों की बात की जाए अर्थात पैरामीटर्स की बात की जाए तो यह मुख्यतः चार 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 तरीके से देखा जा सकता है। जैसे अंतर पीढ़ीगत समता अर्थात वर्तमान पीढ़ी और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को सोचना पड़ेगा और परस्पर विवेकपूर्ण सहयोग और अनुकूलतम उपयोग से है। जिसमें आपसी संबंधों की बात करें तो विकल्पों का संरक्षण महत्वपूर्ण है, गुणवत्ता का संरक्षण करना और अधिशेष का संरक्षण करना। अधिशेष का संरक्षण का मतलब है कि प्रत्येक पीढ़ी को अपनी पिछली पीढ़ियों से मिली प्राकृतिक विरासत का अनुकूलतम उपयोग करना और बचे हुए संसाधनों को आगामी पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर रखना चाहिए। अंतरा पीढ़ीगत समता अर्थात इंट्रा जनरेशनल इक्विटी की बात करें तो घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर वर्तमान पीढ़ी के मानव समुदायों के बीच संसाधनों का उपयोग न्यायोचित और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। यही संसाधनों के उपयोग का अंतर अर्थात अंतरा पीढ़ीगत समता सिद्धांत है। और लैंगिक असमानता की बात करें तो सतत विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण तत्व मानवीय गतिविधियों के आधार पर संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता को माना जा सकता है। असमानता पर आधारित समाज के महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन जिस तरीके से किया गया है उस तरीके से संसाधनों का विभाजन नहीं किया गया है। सामान्यतः महिलाओं को प्राकृतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संसाधनों पर उतना अधिकार नहीं दिया जाता जितना उनके कार्य और महत्व के अनुपात में होना चाहिए। यह किसी भी दृष्टिकोण से संपोषणीय समाज नहीं कहा जा सकता है। इसलिए सभी समाज को में संसाधनों का वितरण न केवल पुरुषों में समान रूप से हो बल्कि पुरुषों और महिलाओं में भी समान रूप से होना चाहिए। वहन क्षमताओं की बात करें तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आगामी पीढ़ियों को एक साफ और सुचारू वातावरण प्रदान करें। इसलिए यह हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है कि इस संपदा का उसकी प्रयुक्त होने की क्षमता अर्थात वहन क्षमता से अधिक शोषण न करे, वह उनके संतुलन को बनाए रखे। सतत विकास के लिए जो रणनीतियां बनाई गई है उनमें ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग जो कि ग्रीन हाउस गैसों के लिए जिम्मेदार है अथवा कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, इनको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण सतत विकास की दिशा के लिए उल्लेखनीय कदम है। इनका तात्पर्य है कि गैर पारंपरिक अथवा नवीनीकरणीय स्रोतों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना, अपनी नीतियों में नवीनीकरणीय स्रोतों पर, ऊर्जा संसाधनों पर इनको प्राथमिकता देना नीतियों में शामिल है। और स्वच्छ घरेलू ईंधन की बात करें तो आज भी जो गाँव में महिलाएं लकड़ी जलाकर अथवा कोयला जलाकर खाना बनाती है, इनकी जगह अर्थात रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापन किया जाए एलपीजी, सीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधनों का प्रयोग करके उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तभी प्रदूषण में कमी के साथ साथ धारणीय विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। पारंपरिक ज्ञान एवं व्यवहार लगभग हर एक क्षेत्र में कुछ ऐसे पारंपरिक तरीके मौजूद हैं जो पर्यावरणीय अनुकूल होने के साथ साथ सर्वसुलभ होते हैं, जो कि हमारे कल्चरल एक्टिविटीज में और हर क्षेत्र के अलग अलग धार्मिक अथवा सांस्कृतिक पहलुओं से संबंधित होते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि इन तरीकों की पहचान कर इन्हें बढ़ावा दिया जाए ताकि विकास न केवल धारणीय हो बल्कि अधिक समावेशी भी हो। इनके लिए खाद के रूप में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक कंपोस्ट का उपयोग करना, इसके अलावा नीम लेपित यूरिया, हर्बल ऑर्गेनिक उत्पाद, आयुर्वेदिक दवाइयाँ पारंपरिक ज्ञान के ही प्रसंस्करण रूप है अथवा यही एक उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है इन्हें। और पर्यावरण हितैषी नवीकरणीय तकनीकों का उपयोग करना जिसमें बायो फर्टिलाइजेशन, बायो टॉयलेट्स इत्यादि मौजूद है। जनसंख्या वृद्धि को कम करना, परिस्थिति के संरक्षण, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शासन को मजबूत बनाना। देखिए, संसाधनों के सभी प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए अथवा अनिवार्य होती है। सतत विकास के लिए स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर
सहयोग अनिवार्य है। समुद्री एवं नदी तट संबंधी मुद्दे जैसे कि कोरल के लिए और खनिज खनन विभाग के लिए सीमा पार पर्यावरणीय प्रभाव, जैव संसाधनों का प्रबंधन, तकनीकी बंटवारा तथा सतत विकास के अनुभवों की साझेदारी सामान्य चिंता के विषय है। हम इसमें विकास लक्ष्यों की बात करें तो गरीबी के लिए सभी रूपों की पूरे विश्व में से समाप्ति, अर्थात पूरे विश्व से गरीबी को समाप्त करना, भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण एवं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना, समावेशी एवं न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए साथ साथ अर्थात इसके साथ साथ सीखने का अवसर भी देना, लैंगिक समानता संप्राप्त करने के लिए ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, सभी के लिए स्वस्थता और पानी के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना, सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादन रोजगार तथा बेहतर कार्यों को बढ़ावा देना, लचीले बुनियादी ढांचों, समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, देशों के मध्य और देश के भीतर असमानता को कम करना, सुरक्षित लचीले एवं टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना, स्थायी खपत और उत्पादन पर्यटन को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्री और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनके उपयोग शामिल है। सतत विकास सतत उपयोग को बढ़ावा देने के वाली स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता को बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी नीतियों को बढ़ावा देना तथा सभी स्तरों पर उनके प्रभावी जवाबदेहिता पूर्ण सक्षम बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना शामिल है। अगर इसमें भारत के प्रयासों की बात की जाए, भारत सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों एवं अभिसमयों कन्वेंशन जिसे कहते हैं का अनुपालन करने में कभी भी पीछे नहीं हटा। भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय जो कि UNFCCC पर हस्ताक्षर किए। भारत ने जैव विविधता संबंधी अभिसमय CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर भी हस्ताक्षर किए, जिसके रूप में 2006 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति बनाई गई और 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का विकास अर्थात स्थापित किया गया, जो काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है आज भी। भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए, जिनमें 8 राष्ट्रीय अभियान ऐसे हैं जो अपनी प्रकृति के बहुआयामी और दीर्घावधि है और सतत विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे कि जो कि 8 निम्नानुसार है। नेशनल सोलर मिशन जिसकी अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है, और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत अधिवास पर राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय जल अभियान, हिमालय परितंत्र को बनाए रखने के लिए अभियान, हर भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान, संपोषणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय अभियान, जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीति ज्ञान के लिए राष्ट्रीय अभियान। और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बात करें तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन सन 1992 में 100 से अधिक देशों के शासनाध्यक्ष ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण अथवा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालिक समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से मिले थे। उसके बाद Rio+10 जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र 2002 में किया गया था। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताऊं तो जैसे कि एजेंडा 21 वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए व्यक्ति हुए सिद्धांत और पर्यावरण और विकास संबंधी रियो घोषणा पत्र। उसके बाद Rio+10 जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र आया जो कि 2002 में हुआ था, जिसमें एजेंडा 21 के पूर्ण क्रियान्वयन एवं लक्ष्य को फिर से दोहराया गया। और Rio+20
रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो है 2012 में सतत विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किया गया, जो कि 92 के ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 20 वर्षों के बाद रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ही सतत विकास पर राष्ट्रीय अर्थात संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था, जो कि 2012 में के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के फोकस मुख्यतः 3 तथ्यों पर था: गरीबी में कमी लाना, स्वच्छ ऊर्जा में कमी लाना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, और सतत विकास, जिनमें सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की भी शामिल होता है। पूरे सम्मेलन की मुख्यतः 2 प्रश्नों पर केंद्रित है: सतत विकास के लिए एक हरित अर्थव्यवस्था का निर्माण कैसे किया जाए और लोगों की गरीबी निजात दिलाने के लिए किन विकल्पों का चयन किया जाए। थैंक यू।